Hi everyone, Safran here. Let's start paper 2, O-level chemistry 5070, May June 2020, variance 21. Choose from the following oxides. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, कॉपर 2 ऑक्साइड इज CuO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज NO, silicon dioxide is SiO2, sulfur dioxide is SO2, water is H2O, and zinc oxide is ZNO. ये और ये आयनिक है, बाकी सारे के सारे कोवलेंट है. ओके, is used as a food preservative. आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड is used as a food preservative. क्योंकि उन्होंने नाम दिया है इसलिए हम नाम ही लिखेंगे. is amphoteric. आप जानते हैं जिंक ऑक्साइड is amphoteric. हमने आपको 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताए, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड. फिर वो कह रहे हैं हैज मॉलिक्यूल दैट कंटेन ओनली 15 प्रोटॉन्स. 15 प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर 15 होना चाहिए. सो एटॉमिक नंबर 15 इज बेसिकली 15 प्रोटॉन्स. 15 प्रोटॉन्स. सो 15 प्रोटॉन्स किसके होने चाहिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 2, 10, 8 2 16 प्लस ये भी ज्यादा हो जाएंगे. NO, आई थिंक NO वुड बी द राइट आंसर बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, सो NO इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज मैं फिर बता देता हूं कि नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड वुड बी द राइट आंसर. इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं. दोनों के प्रोटॉन्स ऐड करेंगे तो टोटल प्रोटॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे? आई बिलीव आपके पास आ जाएंगे 15. ठीक है, ऑलराइट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज has high melting point because it has a joint covalent structure. The joint covalent structure SiO2 का होता है and SiO2 is given guys. सही है. So हम लिखेंगे silicon dioxide. Next is reacts with dilute sulfuric acid to make blue solution. तो ब्लू सोल्यूशन अगर आया तो इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. एंड ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लू सोल्यूशन कौन देता है? कॉपर 2 आयंस देते हैं ब्लू सोल्यूशन. तो कॉपर 2 आयंस यकीनन कोई कॉपर वाले कंपाउंड में होंगे और कॉपर वाला कंपाउंड एक्चुअली आपके पास क्या है? कॉपर 2 ऑक्साइड. हम यहाँ लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड. मैं लास्ट वाले पॉइंट थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं बिकॉज वी डिड दिस पार्ट इन एसिड बेसिस सॉल्ट का चैप्टर. तो हमने कॉपर 2 ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया था तो ये कन्वर्ट हुआ था कॉपर सल्फेट में और वाटर में. ये आपके पास ब्लैक कलर है और ये आपके पास ब्लू सॉल्यूशन होता है. एंड आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज शोन. कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज लेस रिएक्टिव. इन दोनों के बीच में एल्यूमिनियम और मैग्नीज भी है. प्रेडिक्ट the name of the products formed when magnesium reacts with dilute hydrochloric acid. तो भाई जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो इट विल टर्न टू MgCl2. ओह, मैग्नीज कह रहा है, माय बैड. मैग्नीज कह रहा है गाइस, मैग्नीज Mn. तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीज टू क्लोराइड में और हाइड्रोजन गैस में. सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड
मैग्नीज टू क्लोराइड। ओके, और मुझे उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा था, डिटरमिन करने के लिए कहा था प्रिडिक्ट और नेम। ठीक है, तो मैंने नाम लिखे, फॉर्मूले नहीं लिखे। नेक्स्ट इज a sample of magnesium 2 carbonate is heated strongly. Construct the equation for this. So when any carbonate, when decomposed on heating, it will turn to its oxide, metal oxide, which is MnO and carbon dioxide. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से मैग्नीज कार्बोनेट होगा। कैल्शियम की जगह हमने सिर्फ मैग्नीज कर दिया है। Powdered manganese is added to aqueous zinc sulfate to form aqueous manganese sulfate. Construct an ionic equation with the state symbol for this reaction. First of all, make the molecular equation. ये है आपके पास मैग्नीज और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक सल्फेट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक प्लस मैग्नीज सल्फेट से। तो ये जो आपके पास सल्फेट आयंस हैं, ये स्पेक्टेटर आयंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? मैग्नीज प्लस जिंक आयंस will turn to zinc and manganese ions. जाहिर सी बात है, ये मेटल है तो सॉलिड, ये आयन है तो एक्वस, ये मेटल है तो सॉलिड, और ये आयन है तो ऑब्वियसली एक्वस। ओके, जिंक पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, is added to acidified potassium magnate 7 which is an oxidizing agent. So ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। डिस्क्राइब द कलर चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ऑब्वियसली आप जानते हैं इसका कलर पर्पल होता है, तो पर्पल टू कलरलेस, ऑब्वियसली पर्पल टू कलरलेस। ओके, next is aluminum is extracted by electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. ये जो molten cryolite है ये आपका solvent होता है, और ये melting point को reduce करने में और Al2O3 को dissolve करने में help करता है। Write the electrode equation for the formation of aluminum atoms at the cathode. At cathode reduction occurs. इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट होंगे। तो एल्यूमिनियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे एल्यूमिनियम मेटल में। ओके, उसके बाद राइट इलेक्ट्रोड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, राइट। इसका मतलब ऑक्साइड आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इशू इज कि ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। जब यहाँ 2 लगाया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाऊंगा, जब यहाँ 2 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली 2 के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे? 4। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वो हमसे स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे इसलिए नहीं लिख रहे। फिर वो करें स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ रीसाइक्लिंग एल्यूमिनियम। भाई रीसाइक्लिंग एल्यूमिनियम करने से एनर्जी सेव हो सकती है, सही है ना, बिकॉज जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, तो उसमें एनर्जी काफी वेस्ट होती है, तो हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेव्स एनर्जी। इसका एक और भी आंसर हो सकता है, सेव्स नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज शोन। अ सैंपल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। याद रखिएगा एग्जामिनर ने आपको 1 मोल ऑफ H2O2 दिया है। वो कह रहे हैं दिस सैंपल रिलीजेस 98.0 किलोजूल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ओके, वो कह रहे हैं 1 मोल में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 680 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। सो वी नो द मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम सबसे पहले
mr of H2O2 निकालते हैं। सही है, ये हो जाएगा 1 times 2 plus 16 times 2, so it's going to be 34, right? So मैं यहां से moles of H2O2 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मास से मेरे पास 680 में डिवाइड कर देता हूँ इसको 34 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो 680 divided by 34 is going to be 20 moles. Alright? So भाई मसला ये है कि 1.00 मोल जब था आपके पास H2O2 का, तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी? 98.0 किलो जूल्स, राइट? तो अगर आपके पास 20 मोल्स आए हैं H2O2 के, तो बताइए एनर्जी कितनी होगी? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 98, so it's going to be 1960 किलो जूल्स। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 1960 किलो जूल्स। ऑलराइट, हीट एनर्जी रिलीज कह रहे हैं, तो इसका मतलब साइन माइनस का होना चाहिए, राइट? साइन माइनस का होना चाहिए क्योंकि एनर्जी रिलीज कह रहे हैं, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक के लिए माइनस का साइन होता है। ऑलराइट, वो कह रहे हैं यूज आइडिया अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सप्लेन व्हाई द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सोथर्मिक। दैट्स द स्टेटमेंट व्हिच प्रूव्स कि भाई यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे एनर्जी is absorbed in bond breaking while energy is released in bond making. Since reaction is exothermic, which means more energy is released than absorbed. Okay. The energy profile diagram for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. Identify the energy change. तो बेटा यहां से यहां तक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट? वैसे वो आपसे अच्छा पूछ रहे हैं, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, और ये आपकी डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज है। इसको आप एंथैल्पी चेंज कहते हो, सही है? तो डेल्टा HA आपके पास और B क्या है? तो डेल्टा HA इज गोइंग टू बी एंथैल्पी चेंज, ओके, और B क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। Next, the rate of decomposition of hot H2O2 is greater than that of cold. सारी सी बात है, जब आप when we talk about hot, इसका मतलब टेम्परेचर हायर होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। बट व्हेन वी अबाउट कोल्ड, तो ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। वो कहेगा यूज आइडिया अबाउट पार्टिकल्स टू एक्सप्लेन व्हाई। तो हम कहेंगे एट हायर टेम्परेचर higher kinetic energy,
ठीक है। So particles moving faster, this increases the collision frequency, और जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी या तो इक्वल होती है या फिर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, thus rate of reaction increases। तो बस हम यही लिख देते हैं, thus rate of decomposition of H2O2 is greater in hot at high temperature। hot का मतलब at high temperature। okay, let's move on to the next question, that is question number 4। the table shows the properties of 5 esters। ये 5 esters हैं जनाब, इन सब के नाम हैं, इन सब के फॉर्मूलाज हैं, इन सब के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हैं, बॉइलिंग पॉइंट है। आप नोट करें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। These esters are part of a homologous series। State 2 characteristic features of homologous series। homologous series में यार जनरल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीज होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मैंने 4 बताए आपको, लिखवाएंगे 4 आपको, इन 4 में से कोई 2 लिख दीजिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा लिखूंगा मैं सेम जनरल फॉर्मूला। सही है। हमने बहुत सारी बताई हैं, आप उन सारों में से कोई 2 लिख दीजिए। ठीक है, मैंने 2 सबसे आसान वाली लिखी है बिकॉज आई नीड मार्क्स। The next member of the homologous series is hexyl ethanoate। Explain why it is more difficult to predict the melting point than boiling point of hexyl ethanoate। hexyl ethanoate का melting point it is more difficult to predict melting point than boiling point of this। melting point difficult है, melting point जो है ओ ज्यादा से कम, ओ पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है। सो आप बताएंगे नो फिक्स्ड trend in melting point, whereas boiling point have fixed trend। इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट तो ये भी इंक्रीज होगा, hence it is easier to find boiling point than melting point। okay, at 25 degrees Celsius, that is at room temperature, ethyl ethanoate is liquid। explain how this data in the table shows this। ethyl ethanoate liquid है तो देखो बॉयल होगा 77 पे, मेल्टिंग पॉइंट होगा -84 पे। सही है ना। तो बॉयल हो रहा है 77 पे और मेल्ट हो रहा है इस पे। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिलो रूम टेम्परेचर प्रेशर है
और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव रूम टेम्परेचर प्रेशर है। सही है। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा है, तुम ये भी तो कह सकते हो कि वो इससे कम है और इससे ज्यादा है, इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट is below 25 degrees Celsius, while boiling point is greater than 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर से पहले पहले वो लिक्विड होगा, और इसके बाद जो है वो इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया, तो इसका मतलब इसके बाद लिक्विड है और इससे पहले भी लिक्विड है, तो इन दोनों की स्टेज में वो लिक्विड होगा। सही है। सो ग्रेटर देन 25, hence it exists in liquid at 25 degrees Celsius। ठीक है। State 1 used for ester, perfume, solvent, food flavoring, right? तो सबसे आसान वाला used in perfumes, मैंने बहुत सारे लिखवाए, आप उसमें से परफ्यूम, सॉल्वेंट, फूड एडिटिव, कुछ भी लिख सकते हैं, सोप मेकिंग। नेक्स्ट, प्रोपाइल एथेनोएट। ओके, एक होल्ड ऑन, प्रोपाइल अल्कोहल से मिला है मुझे, ठीक है, और एथेनोएट एसिड से मिला है मुझे। सही है। तो एसिड से एथेनोएट मिला, ये रहा एसिड से एथेनोएट, पता चल गया। और प्रोपाइल जो है वो मुझे कहां से मिला था, अल्कोहल से, ये प्रोपाइल है। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि कैसे हम नाम रीड करते हैं, लिखते हैं, और कैसे हम उसको स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करते हैं। वो कह रहा है आपसे, calculate the maximum mass of propyl ethanoate that can be made from 7.20 gram of ethanoic acid and excess propanol। Give your answer to 3 significant figures। 3 significant figures का ख्याल रखना है आपने। ओके, बेटा बहुत सारा काम है इसमें। तो सबसे पहला MR of CH3COH निकालो। ये हो जाएगा 12 times 2 plus 1 times 4 plus 16 times 2, so it's going to be 60। उसके बाद आप निकालो MR of प्रोपाइल इथेनोएट। ठीक है, और प्रोपाइल इथेनोएट का MR कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 12 times 5 कर लो, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1 2 16 times 2 कर लो, और हाइड्रोजन कितने, 3 5 7 10, तो 1 टाइम 10 कर लो। तो इसका MR मेरे पास कितना आ रहा है, 12 times 5 plus 10 plus 32 is going to be 102। सही है। we know the mass of ethanoic acid। first of all we need to find out the moles of ethanoic acid। okay, तो moles of ethanoic acid तो ये हो जाएगा 7.20 divided by 60। so मेरे पास 7.2 divided by 60, oops 7.2 divided by 60 is going to be 0.12 moles। सही है। दिस इज 60 गाइस, पढ़ने में परेशानी ना हो आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एसिड और एस्टर दोनों में 1:1 का रेशियो है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को मैं रिलेट करूंगा क्योंकि मुझे मास ऑफ प्रोपाइल इथेनोएट चाहिए।
तो मैं यहाँ लिखूंगा एसिड एंड एस्टर बोथ हैज 1:1 रेशियो। तो अगर आपने 0.12 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ एस्टर भी कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ प्रोपाइल एथेनोएट, जिसको मैंने एस्टर का नाम दे दिया है, ये भी सेम हो जाएंगे 0.12 मोल। we need to find out the mass। तो मास ऑफ एस्टर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एस्टर का मतलब प्रोपाइल एथेनोएट। जगह कम है, टाइम कम है, इसलिए तो मैं 0.12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एमआर से, विच इज 102 multiplied by 102, so it's going to be 12.24 ग्राम। सही है, तो हम 12.24 ग्राम कह रहे हैं। आप नोट करें उसने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया है, 3, तो मैं भी अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट में दूंगा, इसलिए मैं लिखूंगा 12.2 ग्राम। The concentration of ethanoic acid is increased. State and explain in terms of particles what happens in the rate of the forward reaction. When you increase the concentration, obviously number of particles increases, collision frequency increases, and rate of forward reaction also increases. Okay, I hope it makes sense to you. तो हम लिखेंगे as concentration of ethanoic acid increases, number of reacting particles increases, when number of reacting particles increases, collision frequency increases. When collision frequency increases, actually rate of reaction increases. Okay. The water formed in the reaction is removed. यानी मैं यहाँ से water को remove कर दूं तो जाहिर सी बात है equilibrium disturb होगा. To restore the equilibrium, reaction favors towards right hand side. ठीक है. तो state and explain what happens to the position of equilibrium. So अगर मैं water को remove करूँगा, as water is removed, causes the stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards right hand side. Right hand side का मतलब towards product side. Okay. Question number 5. Oh, that's the technical part. Hydrochloric acid reacts with barium hydroxide as shown. तो पहली तो बात ये है कि ये जो HCl है और ये जो barium hydroxide है, ये आपका एसिड है एंड ऑब्वियसली ये आपका एल्कली है, तो इट्स बेसिकली एन एसिड एल्कली टाइट्रेशन। वो कह रहे हैं सैंपल ऑफ 25 cm³ ऑफ 0.05 मोल पर dm³ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड इन अ बीकर। बीकर के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। डाइल्यूट HCl इज एडेड स्लोली फ्रॉम द ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में क्या है हमारे पास भाई? ब्यूरेट में हमारे पास HCl है। ठीक है, आगे चलते हैं। A pH probe is used to measure the pH of the solution in the beaker until a total 40.0 cm³ of dilute HCl is added. The table shows the pH of the solution in the beaker changes. तो जैसे जैसे आप HCl ऐड कर रहे हैं, आप नोट करें pH जो है वो कम हो रही है। pH क्यों कम हो रही है? pH क्यों कम हो रही है भाई? एसिड से क्या मिलेगा आपको? H+ आइंस। एल्कली से क्या मिलेंगे आपको? हाइड्रोक्साइड आइंस। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। तो जाहिर सी बात है ये आपका बीकर के अंदर है, ठीक है,
और ये आपका ब्यूरेट के अंदर है, राइट। बीकर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, इसका मतलब पीएच अबव 7 होगी। और मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसका मतलब इसकी पीएच 13 होगी, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं उन सबकी पीएच 13, 14, 12 कुछ भी होती है, तो 12 लिख लो, 13 लिख लो, 14 लिख लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इनिशियली जो है वो पीएच ज्यादा होगी, राइट। अब जब तुमने ब्यूरेट में ऐड करना शुरू किया, ब्यूरेट से तुमने एसिड ऐड करना शुरू किया, तो न्यूट्रलाइजेशन हुई, यानी ये रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस कम होना शुरू होंगे। जब हाइड्रोक्साइड आयंस कम होंगे तो पीएच जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, व्हिच इज व्हाई ये ट्रेंड आपको पीएच कम होते हुए दिखा रहा है। जब पूरा का पूरा OH नेगेटिव आयंस खत्म हो जाएगा, जब पूरा का पूरा 25 cm³ खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पीएच जो है वो एक ड्रॉप ऐड करने से एसिडिक हो जाएगी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन दिखाएगा आपको, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ब्यूरिट ब्यूरिट ब्यूरिट, तो हम यहाँ कह सकते हैं वो क्या क्या रहा है, ओह पूछ भी वही यही रहा है। Explain in terms of ions present why the pH of the solution in the beaker changes from 13 to 0.9। तो आपको बताना पड़ेगा अब यहाँ पर कि 13 to 0.9 क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बीकर contain barium hydroxide since it is a strong alkali, so it has high concentration of hydroxide ion in the beaker. So it has pH 13, ठीक है। HCl is an acid containing hydrogen ions। सारे एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयंस होता है। These ions reacts with hydroxide ions so over a period of time amount of hydroxide ions decreases and hydrogen ions increases। और जब हाइड्रोक्साइड आयंस हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होंगे, this makes the solution acidic, this makes the solution acidic with lower pH value, with lower pH value। और वो यही हो रहा है, ये solution acidic हो रहा है, pH lower हो रही है, सही है ना। God, use the data in the table to state the volume of dilute hydrochloric acid that just neutralized all of the sample of barium hydroxide। And guys, we have done this sort of calculation। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि यार ये calculations बहुत important है। So तुम जानते हो कि तुम्हारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है, तो इसका मतलब मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ सबसे पहले, ठीक है। Okay, let's see what we have। बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। वो मुझसे मालूम क्या करवा रहे हैं, स्टेट द वॉल्यूम। ओके ओके ओके, मेक्स सेंस। देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, 0.05 एंड 25। तो ये है मेरे पास 1000 cm³ ऑफ
barium hydroxide contain 0.0500 moles. यार मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा करते हैं इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और आपके पास कितने मोल्स थे? 20, तो कितना वॉल्यूम था? 25 cm3। तो 25 cm3 में मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे? 25 into 0.05 divided by 1000, so it's going to be 1.25 into 10 to the power minus 3 moles, ठीक है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान 1:2 का रेशो है। तो अगर आपने 1.25 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ HCl बेटा कितने हो जाएंगे? इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स, ठीक है। आपको वॉल्यूम मेरे ख्याल से दिया हुआ था एग्जामिनर ने 40 cm3, तो 40 cm3 ऑफ HCl, वो क्या रहता है ना यहाँ क्वेश्चन में, वो कह रहे थे कि 40 cm3 ऑफ डाइल्यूटेड HCl इज एडेड। तो अगर मैं 40 cm3 में मेरे पास मोल्स हैं 2.5 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स, और कंसंट्रेशन ही गिवन है HCl की, तो कंसंट्रेशन ही नहीं गिवन। हाँ, use the data in the table to state the volume of dilute HCl that just neutralized all of the sample of barium hydroxide. नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता गाइस। I know the volume but concentration नहीं दी हुई। 40 cm3 में मेरे पास ये मोल्स आ गए, 40 cm3। नहीं गाइस, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? वो कह रहे टेबल टू स्टेट द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट HCl, टेबल टू स्टेट ओ सी, बहुत सिंपल है। तो 20 cm3 पे न्यूट्रल सोल्यूशन आ रहा है मेरे पास, है ना। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि जनाब HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों का 1:2 का रेशो है। अगर आपने ये 40 cm3 यूज किया था तो बताइए कितना वॉल्यूम होगा? तो 40 को डिवाइड कर दो 2 से तो आपके पास 20 cm3 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ HCl 20.0 cm3 हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए जब न्यूट्रलाइज कर देगा ऑल द सैंपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। टू न्यूट्रलाइज all barium hydroxide, solution becomes neutral, और न्यूट्रल के ऊपर pH कितनी होगी? 7। तो 7 pH के ऊपर देखो कितना वॉल्यूम है, 20.0 cm3 है, तो आप 20.0 cm3 लिख दो, सही है। ये दोनों में से कोई एक तरीका ले सकते हैं आप, इसके अलावा तो कैलकुलेशन का तो मेथड नहीं दिया हुआ एग्जामिनर ने हमें, उसूली तौर पे देना चाहिए मेरी नजर में, ठीक है। ओह गॉड, व्हाई डिड आई, ये पूछ रहा है सारी चीजें यहाँ पर, तो जो मैंने पहले कैलकुलेशन की थी वो सारी की सारी यहाँ पर यूज हो जाती। माय गुडनेस, माय गुडनेस। कैन वी डू वन थिंग?
फिर दोबारा से लिखनी पड़ेगी मुझे। हम एक काम करते हैं, हम चले कर लेते हैं यार दोबारा यार, सच अ चलें। मोल्स ऑफ, सबसे पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे। ओ गॉड, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 0.05 मोल्स हैं। तो अगर 25.0 cm क्यूब थे तो बताइए मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ गए 1.25, आई थिंक सो, मैंने यही निकाला था। यस, 1.25 into 10 to the power minus 3 moles. In the second step आप जानते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl के दरमियान 1:2 का रेशो है। अगर आपने 1.25 into 10 to the power minus 3 moles कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे, टाइम्स 2 करेंगे तो 2 into 2.5 आ जाएगा। ये तो दोनों स्टेप मैंने करके दे दिए थे आपको। अब ये जो मोल्स ऑफ HCl आए हैं आपके पास, ये कितने वॉल्यूम में है, 20.0 cm क्यूब वॉल्यूम में है। और ये 20.0 cm क्यूब वॉल्यूम आपको कहां से मिला, ये आपने प्रीवियस पार्ट में डिटरमिन किया था यहां से, सही है। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर कर लूंगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो जाएगा, into 1000 divided by 20 is going to be 0.125 mole per dm cube। मैं यहाँ लिख दूंगा 0.125 mole per dm cube। Okay. Question number 6, the structure of two carboxylic acids are shown। ये इथेनोइक एसिड है और ये ब्यूटानोइक एसिड है, 1 2 3 4, ठीक है। वो कह रहे हैं an isomer of carboxylic acid B has a name methyl propanoic acid, what is the name of carboxylic acid B। तो आप लिखेंगे ब्यूटानोइक एसिड बेटा। 4 कार्बन का carboxylic acid is butanoic acid। What is the meaning of the term isomer? Compounds which have the same molecular formula but different structural formula, okay, are called isomers। Vinegar contain ethanoic acid, describe the formation of vinegar from ethanol। aerobic oxidation होती है, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो आप लिखेंगे बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये भी आपको करवाया है, चेक कर लेना। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और उसमें क्या होता है, इथेनॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इन विच इथेनॉल is oxidized in the presence of oxygen and bacteria। जब भी हम बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। Ethanoic acid reacts with calcium carbonate, give the formula of the calcium salt form in this reaction। अब मैंने ये भी करवाया, आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी रिएक्शन करवाया गाइस। अब चेक करना, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप उसको एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, सो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और एथेनोइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अगर मैं चार्जेस को क्रॉस अगर मैं चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला ये बनेगा,
और ये सारे फॉर्मूले, इक्वेशंस, ये सब सिखाई है मैंने आपको लेक्चर में। तो कैल्शियम एथेनोएट बनेगा, राइट। तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो मुझसे, तो मैं कैल्शियम एथेनोएट लिखूंगा, तो ये लिखूंगा CH3 COO taken 2 and then calcium. Okay. Name the other two products forming this reaction: water and carbon dioxide. Water and carbon dioxide. And guys, remember, name पूछ रहे हैं वो, तो फॉर्मूला नहीं लिख सकते, ठीक है। Question number 7. Carbon dioxide is a colorless gas found in air. The percentage of carbon dioxide in the air is increasing. State one environmental problem caused by this. आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड is a greenhouse gas, which means it causes global warming. Say, causes global warming. This increases, okay, increases global warming. ये term ज़्यादा बेहतर है. Increases global warming, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है by this increase, ठीक है. Carbon dioxide is a product of the complete combustion of octane. Equation for this reaction. तो octane का formula होता है C8H18, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. हाउ मेनी ऑक्सीजन है? 8 times 2 16. 16 plus 9 कितने होते हैं? 16 plus 9. 16 plus 9 is going to be 25. तो ये हो जाएगा 25/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 25 यहाँ, 25 यहाँ, ठीक है. और अगर आपको याद हो, मैंने एक इक्वेशन लिख के दी थी आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, याद है? CXHY plus X plus Y upon 4 O2 arrow X CO2 plus Y upon 2 H2O. तो आप इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज रखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, और ऑब्वियसली आंसर यही आएगा आपके पास. Fermentation of glucose produces carbon dioxide. Give the equation for the fermentation of glucose. तो ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है. आप उसके थ्रू इथेनॉल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ बनती है. वो हमसे कंडीशन नहीं पूछा, वरना हम कंडीशन लिख देते ना. वो हमसे स्टेट सिंबल्स पूछ रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में पूछ ही रहे हैं. स्टेट 2 एसेंशियल कंडीशंस नीडेड फॉर द फर्मेंटेशन. तो यीस्ट produces zymase, which is an enzyme. An enzyme के लिए obviously we need to control the temperature. The temperature needs to be 37 degrees Celsius. इसके अलावा एक और भी कंडीशन है, anaerobic condition, यानी without oxygen. टू मार्क्स का मैंने सारी लिख दी है अपना आंसर सिक्योर करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज when warm solid carbon dioxide changes directly into gas. Okay, it does not become liquid. Use kinetic particle theory to describe the changes in movement and arrangement of particles during this change. तो भाई दो चीजें हैं, मूवमेंट एंड पार्टिकल. और सॉलिड से गैस में जा रहा है वो डायरेक्ट, सॉलिड से गैस में. तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, सही है, और गैस के अंदर रैंडम मोशन होती है, सही है. तो भाई 3 मार्क्स का पार्ट है. तो सबसे पहले ये बताइए, इन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड particles exhibits vibrational motion. Vibrational motion, ठीक है. ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा.
पार्टिकल्स, बल्कि इसमें एक और चीज थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, क्योंकि सॉलिड है ना, एंड वाइब्रेट on their own position, on their fixed position. ठीक है, चलिए ये ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट हो गया. Okay. In gaseous carbon dioxide, particles arranged in an irregular manner, which is why particles in gas moves randomly. ठीक है, because particles in gas are very far away from each other. Okay, I hope it makes sense to you. Explain why solid carbon dioxide does not conduct electricity. Because of the absence of free mobile electrons. Because of the absence of free mobile electrons. आइंस नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सॉलिड कह दिया ना उसने, तो सॉलिड में तो आइंस वैसे ही नहीं होते. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, आइंस भी नहीं है, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The question is about chlorides of elements in period 3. State the electronic configuration of positive ion in sodium chloride. यार सोडियम क्लोराइड में आपके पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 281. लेकिन अगर मैं सोडियम आयन कह रहा हूं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम वैलेंस शेल, सो कॉन्फ़िगरेशन इज बिकम 2n8. तो आप लिखिए 2n8. ओके, फिर वो कह रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग इनसॉल्युबल बेस विद एन एसिड. नेम द इनसॉल्युबल बेस एंड द एसिड दैट कैन बी यूज्ड. इनसॉल्युबल बेस, सो यार चीज ये है MgCl2. तो जाहिर सी बात है ये क्लोराइड आयंस मुझे HCl से मिलेंगे, और HCl आपका क्या हो गया, एसिड, और ये मुझे मिलेगा इनसॉल्युबल बेस से, तो इनसॉल्युबल बेस क्या हो जाएगा, MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. सही है. अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इनसॉल्युबल बेस जो है वो तो इन हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. Describe the essential practical details for the preparation of pure magnesium chloride crystals. मैं एक बीकर लूंगा, बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक स्पेसिफिक अमाउंट लूंगा. ठीक है, take a beaker and fill with hydrochloric acid. ओके, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया. दूसरा, add
excess magnesium oxide into the beaker. Why excess? To make sure कि सारे का सारा HCl रिएक्शन कर जाए, और ये मैं एग्जैक्टली वही करवा रहा हूँ जो मैंने क्लास में करवाया आपको. So add excess magnesium oxide into the beaker to make sure all the acid has been utilized. All acid has been utilized. तो ऑब्वियसली अगर आपने एसिड को कंप्लीटली रिएक्ट करवा दिया तो कुछ ना कुछ अनडिसॉल्व्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड बीकर के बॉटम में सेटल हो जाएगा, राइट? सम अनडिसॉल्व्ड magnesium oxide is settled in the bottom of beaker. अब क्या करूंगा मैं? फिल्ट्रेशन करूंगा. फिल्टर द मिक्सचर. तो जो फिल्ट्रेट होगा वो कलेक्ट हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में. कलेक्ट द फिल्ट्रेट. और ये जो फिल्ट्रेट होगा ये मैग्नीशियम क्लोराइड होगा इन द कॉनिकल फ्लास्क या बीकर. उसके बाद मैं क्या करूंगा? Heat the filtrate until crystals will appear. So heat the filtrate till crystals will appear. Till crystals will appear. Yeah, heat the filtrate till saturated solution will appear. क्योंकि जब saturated solution बनेगा crystals बनना शुरू हो जाएंगे. सही है ना? Next is anhydrous aluminum chloride contain 20.2% by mass of aluminum. Show that the empirical formula of anhydrous aluminum chloride is this. Total percentage मेरे पास कितनी है? 100. ठीक है. So percentage by mass of chlorine कितनी निकालेंगे हम? 100 minus 20.2. So 100 minus 20.2. 100 minus 20.2 is going to be 79.8%. ये मेरा क्लोरीन आ गया. तो मेरे पास एल्यूमिनियम है 20.2. मैं इसको डिवाइड करूंगा 27 से. और मेरे पास क्लोरीन है ये है 79.8. मैं इसको डिवाइड करूंगा 35.5 से. तो मैं 35.5 से डिवाइड कर देता हूँ. ये आ जाएगा मेरे पास 2.247. और मैं 20.2 को डिवाइड कर देता हूँ 27 से. तो इट्स गोइंग टू बी 0.748. 0.748. ऑब्वियसली ये लीस्ट वैल्यू है. सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये तो हो जाएगा 1. तो 2.247 डिवाइडेड बाय आंसर इज गोइंग टू बी 3.00. तो एल्यूमिनियम 1 हो गया, क्लोरीन 3 हो गए. हेंस प्रूव किया आपका AlCl3 एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. ऑलराइट. ओके. पार्ट 1 नहीं हो गया. ठीक है. उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपसे a sample of anhydrous aluminum chloride has a mass of 2.34 gram. The sample contained this much moles of anhydrous aluminum chloride. Calculate the relative molecular mass and give the molecular formula. Oh, that's an easy task. आप नोट करो. मुझे mass of AlCl3 दिया हुआ है, मुझे moles of AlCl3 दिए हुए. I need to find out the MR. So भाई इसको तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ. फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर MR.
आई नीड टू फाइंड आउट द MR। मास मुझे दिया हुआ है 2.34, मोल्स मुझे दिए हुए हैं 0.00876। सो मेरे पास यहाँ से MR 2.34 divided by 0.00876 is going to be 267.1। ठीक है, वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ओके देखो मैं बताता हूँ, ये है ना AlCl3, इसका मास निकालो, ये हो जाएगा 27 प्लस 35.5 इंटू 3। इसका मास देखो कितना है, ये हो जाएगा 27 प्लस 35.3 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 133.5। और तुम्हारे पास कितना है 267। तो अगर मैं 267 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 133.5 से, बताओ कितना बनेगा। 267.1 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 133.6। इसका मतलब ये AlCl3 का मास हो गया। इसका मतलब तुम्हारे पास दो AlCl3 हैं, तो ये भी एक, इस AlCl3 का मास कितना है 133.5, इस AlCl3 का भी मास कितना है 133.6 अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मास कितना बनेगा 267.1। तो इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास है 267.1, और तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा Al2Cl6। जाहिर सी बात है जब दो AlCl3 हैं तुम्हारे पास और इन दोनों को ऐड करोगे तो यही बनेगा ना Al2Cl6। जब तो इसका MR तुम्हारे पास 267.1 आया है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वेरी गुड क्वेश्चन। सिलिकॉन 4 क्लोराइड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। याद रखना कि ये जो 4 है ये इस मॉलिक्यूल में सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेडिक्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन 4 क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। यार मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन 4 क्लोराइड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लिक्विड होगा। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। सबसे आसान वाला, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज लिक्विड at RTP। सही। Let's move on to question number 9। State two physical properties of iron that are typical of transition element. Number one, shows variable oxidation state. Number two, acts as a catalyst। सही। अगर आपको कैटलिस्ट वाला नहीं पसंद तो आप लिख लीजिए फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ओके आप जानते हैं FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन। और आप जानते हैं कि Fe2SO4 टेकन 3 का कलर क्या होता है, ब्राउन। ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट यूजेस आयरन एज अ कैटलिस्ट, तो आप लिखेंगे हैबर्स प्रोसेस। ओके नेक्स्ट, iron to sulfate thermally decomposes to form iron 3 oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Explain how the equation shows that this reaction involves oxidation. Yeah, this is going to be the toughest one, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है आई बिलीव +6, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ऑन द सेम ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इसका मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो सल्फर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।
सो आप बताएंगे कि आयरन 2 ions loses electron, hence its oxidation state is +2 to +3. फिर बताएंगे कि सल्फर, ओ रीडॉक्स तो पूछ ही नहीं रहा, वो सिर्फ इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन कह रहा है। चले ये भी हो गया सही, मैंने तो पूरा एक्सप्लेन किया है, बट ऑक्सीडेशन कह रहा है तो बस यहीं तक रखिए। Next is sample of 6.08 gram of FeSO4 is heated until all the sample has thermally decomposed. तो मुझे mass of FeSO4 given है, अब वो कह रहे हैं calculate the volume of sulfur dioxide formed in dm³ measured at room temperature and pressure, और मुझसे कह रहे हैं कि volume of sulfur dioxide calculate करो in dm³। सही है। So MR of FeSO4 सबसे पहले निकालेंगे। आयरन का मास होता है 56, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 times 4। सो चलें जल्दी से इसको निकालते हैं। 56 plus 32 plus 16 times 4 is going to be 152। ठीक है, मुझे मास गिवन है FeSO4 का, तो मैं सबसे पहले मोल्स निकालूंगा। मोल्स ऑफ FeSO4 6.08 divided by 152। Oh my goodness, my writing is so bad। ये हो जाएगा 6.08 divided by this one, so it's 0.04 moles। ठीक है, according to the equation Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड के दरमियान मोलर रेशियो कितना है? ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। अगर आपने 0.04 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो बताइए इसके कितने मोल्स होंगे? सो मोल्स ऑफ SO2 is going to be 0.02 मोल्स। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई 24 dm³ वॉल्यूम एट RTP, जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अगर आपने 0.02 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फाइंड आउट किए हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 24 इज गोइंग टू बी 0.96 dm³। सही है भाई? 24 did I mistake any? Hold on 0.04 divided by 2 is going to be 0.02 into 24, 0.48 guys। कैलकुलेशन एरर, मेक श्योर कि बहुत समझदारी से कैलकुलेशन कीजिएगा। 0.48 dm, सही है। मैंने एक्चुअली 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मैंने उसको 2 से डिवाइड नहीं किया था कैलकुलेटर पे। Iron 3 oxide reacts with dilute sulfuric acid to make iron 3 sulfate। Construct the equation for this reaction। ये है आपके पास Fe2O3, आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बनेगा Fe2SO4 taken thrice plus water। Now we need to balance the equation, right? तो यहाँ पर कितने सल्फेट है? 3। सल्फेट 3 करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दूं। आयरन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 times 2 6। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दूं। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई हमारी। Describe a chemical test that can be used to distinguish between aqueous solution of iron 2 sulfate and iron 3 sulfate। आयरन 2 सल्फेट और आयरन 3 सल्फेट को टेस्ट करने के लिए हम एक्चुअली aqueous NaOH यूज कर लेते हैं।
क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया हुआ है, एक्वस अमोनिया, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं एक्वस हाइड्रोक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूँ। आयरन 2 सल्फेट गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, और आयरन 3 सल्फेट जो हैं वो ऑब्वियसली रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Fractional distillation and cracking are important processes in the conversion of petroleum into useful substances. Complete the sentence about petroleum. Choose from the list. Petroleum is a mixture of hydrocarbon. ये तो बहुत obvious सी बात है, because crude oil is a mixture of hydrocarbon, और वो hydrocarbons on the basis of their boiling point fractional distillation के through separate होते हैं. Fractional distillation separates petroleum into fractions such as paraffin and naphtha. Give one use of paraffin or kerosene oil. तो भाई एज अ जेट फ्यूल यूज होता है, और कैरोसिन जो है वो कुकिंग स्टोव्स में भी तो यूज करते हैं लोग, गांव के अंदर स्पेशली विलेजेस में, कुकिंग स्टोव्स. ठीक है. Next, the naphtha fraction is used as chemical feedstock. One of the hydrocarbon in naphtha has a molecular formula C10H22. Obviously ये एक एल्केन है, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है. फिर वो कह रहे हैं the flow chart shows some compounds that can be made from this. C3H8 is an alkane and C3H6 is an alkene. Explain why in terms of their general formula. C3H8 is an alkane and C3H6 is an alkene. Oh my goodness. तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. सिंस वी हैव 3 कार्बन एटम्स, तो यहाँ कर दीजिए 2 times 3 plus 2, so it's going to be C3H8. Hence it is propane. और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो ये हो जाएगा C3 2 times 3 then C3H6, hence it is propene. ठीक है. All right. In the presence of UV light, chlorine reacts with C3H8. Two of the products formed are HCl and this. What type of reaction takes place when propane reacts with chlorine? Substitution reaction. When any alkane react with chlorine, always substitution reaction takes place. Give the formula of one other product of this reaction. तो आप जानते हैं, मैंने जैसे मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करवा के क्लोरोमीथेन बनाया था, फिर क्लोरोमीथेन वापस क्लोरीन से रिएक्शन करके डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा, तो इसी तरह से जब ये वाला दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ये दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H6Cl2 प्लस HCl में. राइट. तो मैं ये वाली प्रोडक्ट लिख देता हूँ, इसको कहते हैं डाइक्लोरोप्रोपेन. फिर क्या होगा, फिर इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वही हो जाएगी C3H5Cl3 प्लस HCl, अगर मैं इस प्रोडक्ट को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा. राइट. तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोप्रोपेन. तो आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं. डाइक्लोरो प्रोपेन आई थिंक ज्यादा बेहतर है. तो C3H6Cl2, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास. ठीक है. और अगर आपको याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं C3H5Cl2. देखो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्लास में जो करवाया उसको इस जगह पे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ. ये है मेरे पास C3H8, इसको मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा. एग्जामिनर कह रहा है C3H7Cl बन रहा है और HCl बन रहा है. वो कह रहे हैं दूसरी प्रोडक्ट बनाओ, तो C3H7Cl लूंगा, दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा, तो एक और क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा. अब तीसरी इक्वेशन में क्या होगा कि डाइक्लोरोप्रोपेन है आपका. राइट. और उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H5Cl3 प्लस HCl में, एंड दैट इज योर ट्राइक्लोरोप्रोपेन. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू.
तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मैंने ये लिख के दे दिया आपको, ठीक है। इनफेक्ट दोनों ही लिख दिए मैंने। डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन प्रोपेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। ये एल्कीन है, तो इसका कलर होता है ऑरेंज। जब एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो कलरलेस, तो आप बोलेंगे रेड ब्राउन, जिसको तुम और क्या कहते हो, ऑरेंज, इट विल टर्न टू कलरलेस, ठीक है। रेड ब्राउन टू कलरलेस या ऑरेंज टू कलरलेस, ओके। फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर C4H8। C4H8 is basically your alkene, और इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो मैंने आपको आइसोमर्स लिखवाए इसके, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये हो गया। दूसरा CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, इसका नाम है ब्यूटवनीन। ये नाम तक लिखे हुए हैं आपके पास, इसका नाम है ब्यूटूइन, ठीक है। थर्ड देखो, ये भी लिखवाया मैंने, CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये सब आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। इसका नाम मैंने लिखवाया 2' मिथाइल प्रोपीन, ओके। और फोर्थ लास्ट वन ये लिखवाया मैंने, ये भी लिखवाया आपको, इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। अब उसने स्ट्रक्चर बोला है, स्ट्रक्चर, तो चारों नहीं लिख के देने, इन चारों में से कोई एक लिख के दो, लेकिन ये चारों आपके रजिस्टर के अंदर है। समझ आ रही है बात? ऑल ऑफ देम आर इन योर रजिस्टर, ओके। तो इन चारों में से कोई भी एक लिख के दे दीजिए। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, मैं ऑब्वियसली, ये सबसे आसान है, ये सबसे लिख के दूंगा, ठीक है। सबसे इजी ये है, यही लिखूंगा। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीब्यूटीन दैट शोज एटलीस्ट 2 रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीब्यूटीन, पॉलीब्यूटीन, तो इसका मतलब मैं ये भी यूज कर सकता हूं, मैं ये भी यूज कर सकता हूं। मैं ये ले लेता हूं क्योंकि ब्यूटवनीन है ना, पॉलीब्यूटीन कह रहा है। सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है मेरे पास, इस कार्बन के साथ एक CH2, एक CH3 है, और इस कार्बन के साथ एक H है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब 2 मोनोमर्स लिखो, तो ये CH2 और ये भी CH2 आ गया, और सॉरी CH3, तो ये H, ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपके पास H, ये हो जाएगा H। सिखाया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वर्टिकली ग्रुप्स अरेंज कर दो, जैसे लिखे में मैंने वैसे काम किया है, जैसे सिखाया क्लास में। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो बिटवीन दीज 2 कार्बन शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और जो तीसरा मोनोमर है उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। दैट इज योर आंसर। और एग्जामिनर ने कहा था कि भाई 2 रिपीटिंग यूनिट्स मेंशन करने, तो देखो मैंने 2 रिपीटिंग यूनिट्स मेंशन किए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो अब अगर किसी स्टूडेंट ने ये स्ट्रक्चर लिखा है तो वो ये बनाएगा, किसी स्टूडेंट ने अगर ये स्ट्रक्चर लिखा है तो वो इसके रिस्पेक्ट से ये बनाएगा, किसी स्टूडेंट ने अगर ये स्ट्रक्चर ऑप्ट किया तो वो उसके रिस्पेक्ट से ये बनाएगा। आप ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर उससे आप पॉलीमर नहीं बना सकते, ठीक है। पॉलीमर बनाने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्ड हैज टू बी इन बिटवीन द कार्बन एटम, नीड्स टू बी एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। So that's the end of our paper. Thank you very much guys, अपना ख्याल